अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस और ये चैप्टर नंबर थर्ड और फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है। तो हम चलें इसको अब डिस्कस कर लेते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ये एक्चुअल में आइडियल गैसेस के लिए दी गई थ्योरी है, ठीक है। और इसको सबसे पहले बर्नौली ने 1738 के अंदर प्रेजेंट किया था और जितनी भी आइडियल गैसेस के बिहेवियर हैं उनको इलस्ट्रेट करने के लिए ये वाली थ्योरी दी गई थी। इसके बाद इसी थ्योरी को यूटिलाइज़ करते हुए क्लॉजिस ने 1857 के अंदर काइनेटिक इक्वेशन दी, ठीक है। और फिर इसी थ्योरी को यूटिलाइज़ करते हुए जितने भी गैस के लॉ से, जिसमें आपके पास बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है, तो वो सारे इसमें से डिड्यूस किए। इसके बाद मैक्सवेल जो था उसने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज दिया और इसने ये कहा कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अगर ग्रुप की फॉर्म में होते हैं तो उनकी वेलोसिटीज़ की एक डेफिनेट रेंज होती है। इसके बाद बोल्ट्जमैन ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया और उसकी जो स्टडी थी वो बेस करती थी लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज़ पे, ठीक है, अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये जो था इसका एक आप कह लें कि ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। तो चलें अब हम इसके पोस्टुलेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट ये है कि हर गैस जो है उसके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। जिस तरह हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गोन है, तो ये सारी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके बाद जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इसके अंदर गैस की मोशन को डिस्कस किया गया कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा हैप्पैज़र्डली मूव करते हैं, मतलब उनका कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होती मूव करने की, और वो आपस में जो है वो कोलाइड करते हैं, और आपस में भी तो कोलाइड करते हैं और साथ में जो कंटेनर की वॉल्स हैं उसके साथ भी कोलाइड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। थर्ड नंबर पे प्रेशर जो है उसको डिस्कस किया गया कि जो प्रेशर एक्सर्ट करती है गैस वो एक्चुअल में उसकी कोलिजन की वजह से होता है। कोलिजन कहाँ पे? जो कंटेनर की वॉल्स के ऊपर कोलिजन जो होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, तो उसी की वजह से गैसेस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। और जितनी भी गैसेस हैं हमारे पास, आइडियल गैसेस हैं, ठीक है, उनकी जितनी भी कोलिजन होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, तो उसके अंदर कोई भी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होती। फिर नेक्स्ट पॉइंट में ये डिस्कस किया गया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो बहुत ज़्यादा आपस में आप कह लो कि सेपरेट होते हैं और उनके दरमियान बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, ठीक है। तो ये इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास एक गैस का मॉलिक्यूल है तो दो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके दरमियान जो फासला होगा वो उनके डायामीटर का 300 टाइम्स होगा, ठीक है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इतनी ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। और नेक्स्ट जो है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एक दूसरे के लिए वो बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि जो आइडियल गैसेस हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है ये आइडियल गैसेस के लिए जो है इसको दिया गया था। और जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है गैस मॉलिक्यूल्स का वो बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, क्योंकि गैस जो है उसको अगर आप किसी भी किस्म के कंटेनर के अंदर या किसी भी शेप के कंटेनर के अंदर डालेंगे तो बिल्कुल उसी शेप को जो है वो इख्तियार कर लेगी, ठीक है। अगर मतलब आपके पास कोई 10 मॉलिक्यूल्स भी हैं गैस के, तो अगर आप उसको जो है वो 2 सेंटीमीटर के सिलेंडर के अंदर रखते हैं तो तब भी वो उसकी शेप इख्तियार कर लेंगे, और अगर आप 10 सेंटीमीटर के सिलेंडर के अंदर रखते हैं तो फिर भी जो है वो 10 सेंटीमीटर की जगह जो है वो घेर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह अगर हम देखें तो एक्चुअल वॉल्यूम होता है गैस मॉलिक्यूल्स का बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो वो कैसे में पता चलता है कि अगर हम सिलेंडर को जो है वो प्रेस करते जाएं तो एक पॉइंट आता है कि जिसके ऊपर जाके गैस जो है फर्दर कंप्रेस नहीं होती, ठीक है। तो ये लेकिन रियल गैसेस के केसेस में होता है, लेकिन अगर आप आइडियल गैस की बात करें तो इसमें हम अज्यूम करते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल होता है। इतना मतलब इस तरह होता है कि आप उसको अगर कंसीडर ना भी करें तो फिर भी काम चल जाता है। नेक्स्ट ये है कि जो मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है ड्यू टू ग्रेविटी वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। और लेकिन उनकी जो एक्चुअल जो मोशन हो रही होती है वो एक्चुअल में उनकी जो कोलिजन होती है आपस में उनकी वजह से होती है।
तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स की वो वेरी करती है जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करता है, ठीक है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, और जैसे टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये इसके कुछ पोस्टुलेट्स है। नेक्स्ट हम काइनेटिक इक्वेशन जो है उसको देख लेते हैं कि काइनेटिक इक्वेशन को हम प्रेजेंट करते हैं PV इज इक्वल टू 1/3 mn/v का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन है। अगर आप इसी को देखें तो इसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M जो है वो एक मॉलिक्यूल जो है वो गैस का उसका मैस होगा, और N जो है वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी गैस वेसल में, ठीक है, गैस के किसी भी वेसल में, ठीक है। और जो C है वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। इसमें C और V जो है आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, C और V सेम जो है वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी को ही प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन राइज होता है कि हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को ही क्यों कंसीडर करें, हम हमेशा जो है वो वेलोसिटी को क्यों कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसकी रीज़न ये है कि गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गिवन कंडीशन के अंदर उनकी एक जैसी वेलोसिटी नहीं होती। कुछ गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़ा उनकी वेलोसिटी कम होती है, कुछ जो है उनकी ज़्यादा होती है। तो आप कह सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स में वेलोसिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो इसी वजह से मैक्सवेल ने अपना लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी दिया था, ठीक है। और अगर हम देखें कि हमारे पास अगर N1 मॉलिक्यूल है तो इसकी वेलोसिटी C1 है, और N2 है तो उसकी वेलोसिटी C2 है। इसी तरह अगर आप करते जाएं तो N3 की C3 होगी, N4 की C4 होगी। तो अगर हम इसको देखें तो अगर हम इसमें मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालें तो हम ये करेंगे कि जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं V1 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। जैसे C1 की अगर V1 है तो V1 का स्क्वायर ले लेंगे, फिर V2 का स्क्वायर ले लेंगे, V3 का स्क्वायर, ऐसे करके और इसको डिवाइड कर देंगे N1 + N2 + N3 के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास N1 + N2 N3 वगैरह जितने भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं वो इज इक्वल टू N के हो जाएंगे, कैपिटल N के, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो एवरेज ऑफ द स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर आप इसी का जो है वो स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो आप इसको बोलेंगे कि ये स्क्वायर मीन जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि C जो है वो आगे RMS होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और C जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इज़ इक्वल टू √V का स्क्वायर। तो इस तरह हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम ये देखें कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की अगर हम काइनेटिक इक्वेशन से डिड्यूस करें फॉर्म, तो वो ये होगी कि VRMS इज इक्वल टू √3RT/m, जिसमें हमारे पास C जो है ये V जो है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, M जो है वो मोलर मास है किसी भी गैस का, और T जो है वो टेम्परेचर है। तो ये हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन थी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस थी। आई होप कि आपको जो है वो क्लियर होगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसके पोस्टुलेट्स भी बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर तो आपको समझ आ गई है देन वेल एंड गुड, और अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।